नमस्कार दोस्तों। मैं अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्या जड़ में आप सभी मित्रों का स्वागत कर रहा हूं। आशा कर रहा हूं कि आप लोग शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। लगातार नोटिफिकेशन, लगातार सूचनाएं आ रही हैं आपकी परीक्षा की। आज ही अभी जो आशु लिपिक का यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम लेने जा रहा है उसका एडमिट कार्ड आ गया है। दूसरी जानकारी ये मिल रही है कि जो बच्चे हमारे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, उसका सिलेबस आ गया है। तो उसके सिलेबस में 300 अंकों का उसका सिलेबस है। उसके सिलेबस में जो यूपी स्पेशल है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि 50 नंबर का उसमें यूपी स्पेशल पूछा जाएगा, वो चीज हम अपने चैनल पे, अपने प्लेटफॉर्म पे कराएंगे। तो आप लोग अच्छे से यहाँ क्लास कर सकते हैं उस चीज की। साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी की जो जानकारी है कि अभी कोई विशेष जानकारी ये नहीं मिल पा रही है। मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूं अपने सूत्रों से कि बीएड है या नहीं है। तो ये मैं कल आप लोगों को कंफर्म बता दूंगा कि बीएड के साथ नोटिफिकेशन आ रहा है या बिना बीएड वाले भी ये परीक्षा दे पाएंगे। तो जैसा कि हमने आपको इतिहास विषय पढ़ाना शुरू किया था, इतिहास विषय में हमने उसकी भूमिका बताई थी कि कैसे प्राचीन काल से आधुनिक काल का समय आता है। उन सारी चीजों को आज जो मैं शुरुआत कर रहा हूं कि मैंने ये कहा था कि आधुनिक भारत से पढ़ाना आपको शुरू करेंगे। तो आधुनिक भारत में बहुत चिंतन करने के बाद हमने सोचा कि औरंगजेब की जो मृत्यु होती है उसके बाद जब भारत का शासन कैसे चलता है, इस चीज से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें जाना होगा इस चीज को समझने के लिए औरंगजेब के शासन काल में। औरंगजेब बहुत बड़ी उत्तराधिकार की संपत्ति पाने वाला शासक था। बहुत बड़ा साम्राज्य उसको मिला और साथ ही साथ उसने उसे और बढ़ाने की भी कोशिश की अपने शासनकाल में। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि औरंगजेब दक्षिण की ओर अभियान करता है, जो कि उससे पूर्व शासकों ने उतना नहीं किया था। अब क्या था कि मराठों के साथ, राजपूतों के साथ, सिखों के साथ, जाटों के साथ अकबर भी दुश्मनी मोल नहीं लिया था। वह भी उनके साथ मैत्री भाव के साथ चल रहा था और सामंजस्य के साथ चल रहा था। लेकिन औरंगजेब इससे पलट मराठों से भी को भी वो चुनौती देता है। सिखों, जाटों, राजपूतों के साथ भी उसका वैमनस्य होता है और इसी के कारण क्या होता है कि उसका जो हिंदू जनता जो उस पर विश्वास करती थी वो टूटता है। कहीं कहीं उत्तर भारत में वो मंदिर भी तुड़वाता है। तो इन सब कारणों से हिंदू जनता का विश्वास उससे डगमगाता है। साथ ही साथ क्योंकि मुगलों की जो केंद्रीय सत्ता थी वो दिल्ली थी, लेकिन औरंगजेब अपने शासनकाल के 25 से अधिक वर्षों तक दक्षिण के ही अभियान करता रहता है। इससे उसकी केंद्रीय स्थिति कमजोर हो जाती है। हालांकि क्या रहता है कि स्थिति कमजोर हो गई, लेकिन उसका पता उसके शासन काल में नहीं चल पाया, क्योंकि वो अपने आप में एक मजबूत शासक था। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं विद्रोह की भावना जन्म ले रही थी। सामंत, सूबेदार जो लोग भी थे वो अपना एक अलग स्वायत्तता बढ़ाने के लिए अपनी अधिकारों को बढ़ाना चाहते थे। जो सारी चीजें हमें औरंगजेब की मौत के बाद देखने को मिलती हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता में बहुत तरीके के संघर्ष होते हैं। तब भी उसके कई उत्तरवर्ती शासक हम देखेंगे, जो उत्तरवर्ती मुगल बादशाह हुए, उनके नाम आइए देखते हैं और थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट है कि कैसे रहे होंगे ये। किसी को साहे बेखबर, मतलब शाह है लेकिन बेखबर है, जनता क्या कर रही है, राजनीति कहां जा रही है, इन सब चीजों से बेखबर है। लंपट, मूर्ख, किसी को घृणित कायर की उपमा इतिहासकार देते हैं, किसी को रंगीला कहा जाता है। तो इन सब उपमाओं से हमें पता चलता है कि शासक कैसे रहे होंगे।
घनघोर विलासता में डूबा हुआ जीवन, आसपास की स्थितियों से कोई मतलब ही नहीं, जनता त्राहि त्राहि कर रही है, लेकिन राजा अपनी विलासता में ही डूबा हुआ है। आइए सबसे पहले चलते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में ही 1707 से 12 तक बहादुर शाह फर्स्ट शासक बनता है। बहादुर शाह फर्स्ट को साहे बेखबर की उपाधि दी जाती है, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें इन सब आज मैं थोड़ा सा इनके नाम और मुख्य मुख्य चीजें थोड़ा बहुत बता दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अगली क्लास में आप लोगों को ये सब नाम आप नोट कर लेंगे आज, अगली क्लास में फिर इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो अन्य राज्य थे जैसे कर्नाटक, बहुत महत्वपूर्ण, आप लोग टीपू सुल्तान का नाम सुनते होंगे, कहाँ के हैं, मैसूर के, इनका, तो ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। मराठों में आगे क्या चला, भाई बाजीराव मस्तानी पिक्चर तो देख आए आप, लेकिन वास्तव में बाजीराव कौन था, वास्तव में मराठा में पेशवाओं ने कैसे संघर्ष किया, क्या हुआ, ये सब वास्तविक इतिहास में क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पिक्चर वाला प्रश्न आता नहीं, वो तो बस मनोरंजन के लिए होती है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि अकबर वाला सीरियल देख लिए और जाकर के अकबर की पिक्चर देख लिए, तो उससे इतिहास बहुत मैच नहीं करता है। उसमें कुछ ऐतिहासिक चीजें होती हैं, कुछ मनोरंजन के लिए होते हैं। तो जो मूल इतिहास है वो पढ़ेंगे तभी परीक्षा में आएगा, तभी यूपीएससी में आप लेखपाल बन पाएंगे। एक पावरफुल पोस्ट है। पता चला एक लेखपाल साहब थे, उनके पीछे गांव में कुत्ता लग गया। अब वो कुत्ता पीछे पीछे, लेखपाल साहब आगे आगे। अब लेखपाल दौड़ रहे हैं, तो लोगों ने पूछा भाई क्यों दौड़ रहे हो, तो कहा अरे ये रुक ही नहीं रहा है, डर ही नहीं रहा है मुझसे। तो किसी ने पूछा क्यों नहीं डर रहा है, तो कहे अरे यार 1 बीघा भी जमीन, 1 बिस्वा भी जमीन अगर इसके नाम होती तो आज ये जान जाता कि पटवारी क्या होता है, लेखपाल क्या होता है। तो आप लोग समझिए कितनी पावरफुल जॉब करने जा रहे हैं। तो आइए अपने विषय पे आते हैं। तो उत्तरवर्ती मुगल शासक में सबसे पहले बहादुर शाह फर्स्ट होता है, 1707 से 1712। नोट करते रहिएगा आप लोग, बहुत धीमे धीमे इसलिए बोल रहे हैं। इसका शासन काल जो होता है, तो इसमें क्या है कि ये बहुत ध्यान नहीं देता है अपनी चीजों पे, तो इसीलिए इतिहासकार इसको साहे बेखबर कहते हैं। बस यही क्वेश्चन आ सकता है कि साहे बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। अब ऐसे पूछ लिया गया, अब नहीं पढ़े हैं तो गलत हो जाएगा प्रश्न। एक एक अंक के लिए फाइट है। तो बहादुर शाह फर्स्ट, साहे बेखबर। जहांदार शाह इसके बाद आता है। तो जहांदार शाह क्या रहता है कि ये 1700 बस 1 साल शासन चलता है इसका। ये लंपट मूर्ख था और इसने जो था जजिया बंद किया था। इसकी और कहानी रंगदार है भाई, लंपट मूर्ख है। इसके शासन काल में ही एक लाल कुंवर नाम की वेश्या का जिक्र आता है कि शासन राजा साहब संभाल रहे हैं लेकिन मुख्य हस्तक्षेप वेश्याएं कर रही हैं। अब आप सोचिए कितना बड़ा मुगल एम्पायर, उसका शासन कौन देख रहा है, एक वेश्या देख रही है जहांगीरदार शाह के टाइम पे लाल कुंवर। तो कहां से शासन रह जाएगा, 1 साल रहे लंपट मूर्ख और जजिया खत्म किए, और साथ ही साथ अपना शासन भी इनका खत्म हो गया। और इन्हीं के टाइम पे किंग मेकर, जैसे बहुत लोग प्रशांत किशोर आजकल हैं पीके, तो उस समय के पीके जो थे वो सैयद बंधु थे, तो वो इसमें आ जाता है जहांदार शाह के टाइम पे। फिर फर्रुख सियर आते हैं उसके बाद, ये घृणित कायर थे और 1713 से 1719 तक इनका शासन रहा। कोई विशेष घटना इस कालखंड में हमें नहीं देखने को मिलती है फर्रुख सियर में। तो 1713 से 1719 फर्रुख सियर, उपमा इनकी क्या थी, घृणित कायर इतिहासकार इनको कहते थे। फिर महत्वपूर्ण काल आता है, थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत बड़ा आक्रमण हुआ जिसने की दिल्ली की सत्ता की चूल्हे हिला दी। मोहम्मद शाह, जिसकी उपमा रंगीला, लंबा शासनकाल है 1719 से 1748 तक। इसी के बीच में क्या हुआ कि 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। अब जब शासक ही रंगीला है तो क्या होगा, तख्ते ताउस उठा के लेके चला गया नादिर शाह अपने साथ, और साथ ही साथ कोहनूर हीरा भी लेकर के चला गया। ठीक है, कोहनूर की भी कहानी मैं आपको किसी दिन बताऊंगा कि कैसे वो आज ब्रिटिश
महारानी के क्राउन पे सजता है, यहाँ का गया हुआ तख्ते ताउस में लगा हुआ कोहिनूर हीरा। तो वो किसके काल में पहली बार भारत से बाहर गया कोहिनूर? ये आप देख रहे हैं कि रंगीला के शासन काल में, मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में तख्ते ताउस और वो नादिर शाह अपने साथ उठा ले गया। वो लुटेरा था, 8 बार दिल्ली पे आक्रमण किया उसने। इसके बाद कुछ और शासक आते हैं। अहमद शाह, ये 1748 से 1754 तक इनका शासनकाल रहा। आलमगीर द्वितीय, ये 1754 से लेकर के और 1759 तक। इसी के टाइम पे आपको याद होगा कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। फिर शाह आलम द्वितीय होते हैं, ये 1759 से 1806। अब भैया शाह आलम द्वितीय के टाइम पे 2 बड़े युद्ध आपको याद कर लेने हैं। एक तो बक्सर की लड़ाई 1764 में, और 1761 में एक और लड़ाई हुई पानीपत की 3rd बार, जब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किसके कालखंड में हुआ था? तो आप तुरंत आंसर देंगे शाह आलम द्वितीय के। शाह आलम द्वितीय के ही काल में बक्सर की भी लड़ाई होती है। मुगल बादशाह कौन था बक्सर के टाइम पे? तो शाह आलम द्वितीय। और इसी समय पे प्लासी की भी लड़ाई, इसी समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है और पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। तो पानीपत की तीनों लड़ाइयां याद कर लेंगे। पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। दूसरी पानीपत वार किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के। और तीसरी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तीनों सीक्वेंस याद हो जाएंगे। एक 1526 में, 1556 में और फिर 1761 में। फिर आते हैं अकबर द्वितीय। इसके बाद तो 1806 से लेकर 1837 तक अकबर द्वितीय का शासन रहता है। इसी समय आपको याद होगा कि बहुत से चार्टर एक्ट आए अंग्रेजों के। और फिर बहादुर शाह जफर का, तो ये 1837 से 1857 तक ना, यही आखिरी बादशाह थे। बाकी 1857 की क्रांति को आप जानते ही हैं कि इन्हीं के काल में हुई थी। मेरठ के सैनिकों ने इन्हीं अपना फिर से बादशाह घोषित करके और इन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया था। साथ ही साथ क्या हुआ था कि ये खुद शायरी करते थे और इन्हीं के काल में एक बहुत बड़े उर्दू के शायर हुए मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब किसके शासन काल में हुए? तो बहादुर शाह जफर के शासन काल में। इतना चीजें आपको तैयार कर लेनी है। ये हो गए मुख्य चीजें। अब इसके बाद अगली क्लास में क्या होगा कि आपको कैसे, जैसे क्या हुआ कि एक तो इनका पतन हो गया, मुगल साम्राज्य कैसे डिक्लाइन हुआ, साथ ही साथ उस समय और चीजें हुई कि नई नई शक्तियां उभर रही थी औरंगजेब की मृत्यु के समय। फिर जो विदेशी ताकतें आई, तो क्योंकि हम केंद्रीकृत थे नहीं, हमारी राजनीति जो थी वो केंद्रीकृत नहीं थी और हमें उतना अनुभव नहीं था, और विदेशी जो आए उन्हें सुशिक्षित वो थे। और हमने क्या किया कि लगातार उत्तराधिकार के युद्धों में अपनी शक्तियों को आपस में ही खत्म कर दिया। बहुत से योग्य सेनापति मारे गए, बहुत से सैनिक मारे गए। तो इससे क्या हुआ कि हमारी शक्ति कमजोर हो गई। और उसी समय विदेशी आक्रांताओं के हमले हुए। तो उसी में जो ब्रिटिश हमला जो हुआ और ब्रिटिशर्स ने एक कूटनीतिक तरीके से धीरे धीरे कैसे देश की सत्ता पे कब्जा किया, ये चीज जानना भी बहुत रोचक है। ये तो हमने आपको बता दिया उत्तरवर्ती मुगल बादशाह। अब अगली क्लास में कि ब्रिटिशर्स कैसे भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित कर पाए, मैसूर, कर्नाटक, ठीक है, मराठे, सिंध, पंजाब में सिख, कैसे सिख मिसलें थी, ये सारी चीजें आपको अगली क्लास में बताई जाएंगी। तो धन्यवाद मित्रों।